नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए दोपहर 2:56 पर बंद हो गए हैं। इस दौरान जय बद्री विशाल की जयकारों से धाम गूंज उठा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मंदिर को करीब 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। जानकारी के मुताबिक इस बार करीब 16,60,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। ये तस्वीरें चमोली से सामने आई हैं, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। 2:56 पर धाम के कपाट बंद किए गए, जहां इस बार 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। दोपहर 2:56 पर ये कपाट हैं जो बंद किए गए। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा तादाद देखने को मिली। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे, जहां 16,60,000 श्रद्धालु ने अब तक बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं। शीतकाल के लिए अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2:56 पर ये कपाट बंद किए गए, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ कपाट बंदी की प्रक्रिया चली, पूजा अर्चना की गई। इसी के बाद 2:56 पर कपाट बंद किए गए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी कल पूरे देश भर में संविधान दिवस मनाएगी। इस मौके पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन आयोजित किया जाएगा। परिहार ने यह भी कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी की पदयात्रा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस हमारे राष्ट्र के गौरव, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का पावन उत्सव है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत का संविधान अंगीकृत किया था। संविधान हमें नागरिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। भारतीय जनता पार्टी कल संपूर्ण देश भर में संविधान दिवस मना रही है और इस संविधान दिवस के अवसर पर चूँकि एक बृहद संयोग है कि जब वंदे मातरम के गायन को 150 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो सभी विद्यालयों में एक सामूहिक गायन वंदे मातरम का किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और संयोग है कि सरदार पटेल जी की जो 150वीं जयंती है, तो वो उसके कारण से भी उसमें पदयात्राएं हमारी जो चल रही हैं, उन पदयात्राओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और विशेष रूप से सामूहिक गान का जो वंदे मातरम कल होगा, वो संविधान दिवस के अवसर पर होगा। मीट प्रकरण में फरार चल रहे बीजेपी पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी कोतवाली पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को मांस वाहन को रोकने और वाहन चालक से मारपीट के मामले में पुलिस ने वाहन चालक की पत्नी की तहरीर पर बीजेपी नेता मदन जोशी समेत 5 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस लंबे समय से बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। वो मंडल अध्यक्ष ही नहीं थे, वो चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और उसको इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है। हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून से के माध्यम से हम सारे काम करेंगे। हमारी ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। हम तो बात केवल उस समय भी जब कुछ लोगों ने छापा था कि विधायक जी, कोर्ट में भी वो बात आई है शायद, लेकिन हम केवल इसलिए आए थे कि नियमानुसार होना चाहिए। हमने कभी कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। और आज मदन ने समर्पण किया है थाने में आकर, अच्छी बात है। उन्होंने भी कानून का साथ दिया है, कानून के तहत चले हैं। आगे जो प्रक्रियाएं चलेंगी वो कानूनी चलेंगी, उसके लिए हम सब तैयार हैं।
नैनीताल में मंदिर माला मानसखंड मिशन के तहत 11 करोड़ की लागत से नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ ही मंदिर के आसपास मौजूद 13 दुकानों को अन्यत्र शिफ्ट किया जा चुका है। योजना के तहत पंत पार्क से मंदिर तक फुटपाथ समेत तमाम कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग की टीम ने नैना देवी मंदिर के पास चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। लोक निर्माण विभाग के ई रत्नेश सक्सेना ने बताया कि नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश द्वार के समक्ष बनी प्रसाद की दुकान को गुरुद्वारा की ओर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जैसा आप देख रहे होंगे कि पंत पार्क से लेके नैना देवी मंदिर तक का पूरे एरिया को हम लोग के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसमें गुरुद्वारे से पीछे तक का काम हमारे द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। वहाँ ये प्रांगण जो आप देख रहे होंगे, इस प्रांगण का सौंदर्यीकरण होना है, मंदिर की वॉल्स और एग्जिट गेट। मेले के समय बहुत भीड़ हो जाती है, तो एक एग्जिट गेट बना रहे हैं मंदिर के कि एंट्रेंस और एग्जिट अलग जो है मंदिर प्रांगण में, तो उस पर भी कार्य चल ही रहा है और सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं साथ साथ। और एक वो प्रसाद की शॉप है वो इधर शिफ्ट होनी है, तो हम लोग का टारगेट है कि आगामी 2 से 3 महीने में पूरा काम कंप्लीट करेंगे। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत रौसाल में रेट्रो पंपिंग योजना का कार्य शुरू हो गया है। ये योजना पिछले 4 सालों में लंबित पड़ी थी, जिस वजह से इस क्षेत्र के ग्रामीणों को पेयजल के भीषण संकट से जूझना पड़ता है। मंगलवार को क्षेत्र के किसान नेता मोहन चंद्र पांडे और ग्रामीणों ने बताया कि जल संस्थान विभाग से कई बार योजना निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा कार्य में आ रही थी और इस बार वन विभाग की ओर से मामले में आपत्ति लगा दी गई। उन्होंने कहा कि योजना निर्माण को लेकर ग्रामीण कई बार प्रदर्शन भी कर चुके थे, पर मामले की सुनवाई नहीं हुई। पांडे ने बताया कि मामले को जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के जन मिलन कार्यक्रम में प्रमुखता से रखा गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए डीएम ने वन विभाग को तत्काल आपत्ति के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपत्ति का निस्तारण होने के बाद जल संस्थान की ओर से योजना निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सर देखिए, अभी जब पिछले दिन आप ही के चैनल के माध्यम से हमने इस मामले को उठाया था, जहाँ पर जो लुजनी गांव है वहाँ पेयजल की बहुत सारी समस्या थी। रौसाल है, लुजनी है और जो उसमें कई स्कूल हैं वो भी पानी के लिए परेशान हो रहे थे। तो जब डीएम साहब ने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए जो है इसको वन विभाग में इसका कुछ लैंड इशू आ रहा था, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए इसको वन विभाग को आदेश किया और उसके बाद जो है वन विभाग ने उसमें से अपनी रोक हटा ली है और उसमें जो है तो कार्य शुरू कर दिया गया है। और इसमें जो है ग्रामीण और हम सब लोग जो है वो जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये योजना को लगभग 4 साल का समय हो गया है और आए दिन कुछ न कुछ इसमें अड़ंगा लगा रहता है और ज़्यादातर इसमें फॉरेस्ट लैंड का ही इशू आ रहा था। तो फॉरेस्ट लैंड का क्लियर होने के बाद जो है तो अब शायद ऐसा लगता है कि ये योजना पूर्ण हो जाएगी। तो ग्रामीणों को तो देखिए बहुत राहत है। अभी आपने पिछले कई बार हमने आपको उसमें दिखाया कि जो ऊपर जो गांव है, जो लुजनी गांव है, वहाँ पर जो परिवार हैं वो एक 300-400 लीटर का जो एक नौला है उसमें से वो लोग अपना गुजारा करते हैं। तो अभी मई जून में तो वहाँ पानी बिल्कुल नाम मात्र हो जाता है, बहुत ज़्यादा सारी समस्या है, तो बहुत बड़ी राहत है ये। बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान ने पुलिस टीम के साथ नगर में व्यापारियों की ओर से किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने सड़क किनारे फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों का चालान किया। आपको बता दें कि बाजपुर में कुछ व्यापारियों की ओर से फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाने को लेकर पुलिस की ओर से लोगों से कई बार अपील की गई। इसी के चलते कोतवाल नरेश चौहान ने भारी मात्रा में पुलिस टीम के साथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी इन लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण से वो थोड़ा सा बचें, अपना अतिक्रमण ना करें, और अत्यधिक मात्रा में अतिक्रमण हो भी रहा था और रोज आम लोग जो है रोज कुछ ना कुछ शिकायत कर रहे थे कि साहब बहुत अतिक्रमण हो रहा है। तो आज हमने समझ स्टाफ लेके यहाँ से सारा जितना भी अतिक्रमण था मैक्सिमम अतिक्रमण हटा भी दिया है और जिन्होंने ज़्यादा अतिक्रमण किया था उनमें चालान वगैरह भी किए हैं। भविष्य के लिए इनको हिदायत दी गई है कि अतिक्रमण से बचें।
उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है, जिसको लेकर नगर निगम लोगों को ठंड से राहत देने के लिए इंतजाम करने में लगा हुआ है। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को रैन बसेरों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। वहीं नमामि बंसल नगर आयुक्त का कहना है कि नगर निगम की ओर से ठंड से बचने के लिए हर साल अलाव की व्यवस्था की जाती है और जो लोग बेसहारा होते हैं उनके लिए भी रैन बसेरे की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जल्दी वन निगम से बात करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो ठंड में शीतलहर की स्थिति बनती है उसके दौरान हर साल ही अलाव की व्यवस्था की जाती है और जगह जगह पर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कराए जाने की आवश्यकता होती है, उसका भी प्रबंध नगर निगम के द्वारा करा जाता है। इसके लिए ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और टेंडर भी कर दिया गया है। वन निगम से समन्वय स्थापित करते हुए अलाव की समस्त व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित कर ली जाएंगी। जनता की शिकायतों और परेशानियों के समाधान को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ। इस बीच जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा कि इस बार लगभग 150 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से कुछ शिकायतें सरकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिलने से संबंधित थी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के अंदर हो और उनकी शिकायतों का हम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सत्यापन भी करें। हाँ, करीब 150-150 प्रार्थीगण के साथ यहाँ पे उनकी जो व्यथा थी या कंप्लेंट्स थी और कुछ सर्विसेज एक्सेस को लेके इश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन को लेके इश्यूज़ थे, तो वो प्रयास रहता है कि मौके पर ही निस्तारण किया जाए। सभी अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और जिसमें कोई फील्ड रिपोर्ट या कोई दूसरे पक्ष का भी कथन आना ज़रूरी होता है, तो उसमें टाइम बाउंड वे में रिपोर्ट कॉल की जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, उससे उनकी कंप्लेंट्स हम वेरीफाई भी करते रहें, फॉलोअप भी करते रहें और उन्हें नेक्स्ट जो टाइमलाइन दी गई है उससे पहले उनका निस्तारण उनको मिल जाए। ज़रूर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिविल कोर्ट से रिलेटेड हैं या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड हैं, वहाँ पर प्रयास किया जाता है कंसर्न अथॉरिटी से बात करके कि उनका एक्सपीडिएट कर दिया जाए डिस्पोजल। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, हमारे जितनी पब्लिक डोमेन में जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं सोशल सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनका जो रिटर्न है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसका प्रयास इन जन सुनवाई में किया जाता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन 26 और 27 नवंबर को हरबंस कपूर सामुदायिक भवन में अपना 75वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम में गोरखाली, गढ़वाली और कुमाऊनी लोक नृत्य का रंगारंग कार्यक्रम होगा। इसके अलावा 75वें स्थापना दिवस पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन और प्रथम अध्यक्ष बैरिस्टर अरी बहादुर गुरंग की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले गोरखा पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसको जो हमने 2 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। पहला कार्यक्रम जो है हरबंस कपूर कम्युनिटी हॉल, जो हाल ही में MDDA ने बनाया है गढ़ी कैंट में, और गढ़ी कैंट पोस्ट ऑफिस के साथ ही में ये बिल्डिंग है, इसमें मनाया जा रहा है। और इसमें जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन देहरादून में हैं उनको हमने इन्विटेशन दिया है, ऑफिसर्स, JCOs, अदर रैंक्स, वीर नारीज और उनके आश्रितों को, डिपेंडेंट्स को भी। और साथ साथ जो है इसमें जो बाहर के लोग हैं हमारे संस्थाओं के, उनके भी करीब 90 लोग जगह जगह से आ रहे हैं, क्योंकि ये संस्था काम करती है अपने संस्थाओं के जो एफिलेटेड संस्थाएं उनकी मदद से।
तो उनको भी हमने बुलाया हुआ है। और इसमें चीफ मिनिस्टर जो है हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनको हमने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया हुआ है। और जितने भी कुछ पॉलिटिशियन जो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के हैं, जो उस इलाके के, जैसे कैंट विधायक हो गए सविता कपूर जी, नरेश बंसल जी, गणेश जोशी जी, एक सैन्य हमारे जो है सैन्य मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनको बुलाया गया है। और एक हमने खजान दास जी को बुलाया हुआ है। इतने लोग इसमें आ रहे हैं। और हमारे जनरल्स जो रिटायर्ड हैं, कुछ सर्विंग आर्मी के ऑफिसर्स, ये लोग आ रहे हैं इसमें। ठीक। और 27 तारीख को हमारा एक एजीएम होना है, ये नए गाँव में। अब सीधा आपको कुरुक्षेत्र लेकर चलते हैं, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस में कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है। छोड़ना नहीं है, जब वे कहते हैं कि ईश्वर भक्ति सही राह है। मानवता के संरक्षण में यही मूल्य हैं जो हमेशा से सार्थक साबित होते आए हैं। ऐसे में उनकी रचनाएं, उनकी वाणी, उनके मूल्य, उनका पूरा जीवन और उनकी शहादत किस तरीके से 1675 की शहादत आज भी हम सबके सामने साझा कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी महत्ता को आज की पीढ़ी के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि वे समझ सकें कि इसी तरीके के महान गुरु हैं जो अपने धर्म नहीं बल्कि सर्वधर्म की बात करते हैं। और यही सर्वधर्म है जो हमारे भारत की ताकत है। जब हम विविधता में एकता की बात करते हैं, यही ताकत है जो भारत इकलौता विश्व का ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जैसा आज प्रधानमंत्री ने अयोध्या की धरती से भी कहा कि राम भी भेद नहीं भाव से जुड़ते हैं, तो ये तमाम वो बातें हैं जो ये दिखाती हैं कि हमारी विरासत कितनी धनी विरासत है, समृद्ध विरासत है। और इसी विरासत को आज हमें संजोना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया जब हम अन्य बातों में लगे रहे, लेकिन अपनी विरासत को जोड़ना, उसको सहेजना और उस पर गर्व करते हुए विकास के पथ पर आगे कदम बढ़ाना, इस दिशा में हमने अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। खासकर तब जब हमारे सामने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने, तो ये विकसित भारत तभी संभव हो पाएगा जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी। और जड़ें तब मजबूत होती हैं जब अपनी विरासत को नहीं खोते। जब विरासत के साथ जुड़ते हैं तो हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल जुड़ जाते हैं, और तब जो प्रयास किए जाते हैं वे प्रयास देश को एक ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र से सामने आई हैं, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने पहुंचकर वहां तस्वीरों आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ साथ चल रहे हैं और इन तस्वीरों को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको हर एक चीज़ के बारे में, तस्वीर के बारे में जानकारी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री बड़ी ही गंभीरता के साथ उन जानकारियों को ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें कुरुक्षेत्र से सामने आई है, जहां गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं और कई सारे अधिकारी और मंत्री भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री को इन तस्वीरों के जरिए कहानियां बता रहे हैं। तस्वीरों में जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, इतिहास के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी साझा की जा रही है और बड़ी ही शालीनता के साथ प्रधानमंत्री भी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें गुरु तेग बहादुर जी के जो भी योगदान है उनका बखान किया गया है। एक
तस्वीरें कुरुक्षेत्र से सामने आई है, जहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचते ही सबसे पहले मत्था टेका है और इसी के साथ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहे और उन्होंने प्रदर्शनी में लगाई गई तस्वीरों को बारीकी से देखा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें तस्वीरों में जो भी इतिहास है उसकी जानकारी साझा की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।